Hello everyone. For my topic of adverbs, I have uploaded one video already. That is, we discussed about definition of adverb and kinds of adverbs. Right? All kinds we had discussed in my first video of adverb. So today we will be discussing about placing an adverb. कि adverb को place करना भी it is important trick. See, हम like sentence making पर जाएं तो we should make sentence completely sensible, and there are many words which should be written in ascending order. I'm using here word ascending order. Okay, that is, जो word पहले सूट करेगा वो पहले ही आएगा. Understood? And then फिर बाद में later on another and another and another word. Okay, so placing an adverb, like there is I can tell you there is very small difference between adjective and adverb. Right? There is very little difference between adjective and adverb. Adjective goes especially with nouns, and adverbs goes with verbs, adjectives and adverbs itself. Right? So एडजेक्टिव भी जो है वो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, और एडवर्ब्स जो है वो एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं. ओके, सो लिटिल डिफरेंस है इसमें, बट लेट अस सी कि हम किस तरह से एडवर्ब को डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम उसको प्लेस कर सकते हैं. हाउ वी कैन प्लेस इट. ओके, सी, if the adverb or adverb phrase qualifies an adjective, adverb, clause, it is placed immediately before the words it qualifies. See, adverb जो है वो जिस word को वो उसको point out करना है, qualify करना है, उसके तुरंत पहले लगाया जाएगा. अगर उसको adjective qualify करना है, अगर उसको adverb qualify करना है, अगर क्लॉज क्वालिफाई होगा या फ्रेज. ओके, वी हैव 4 एग्जाम्पल्स हेयर. सी, शी वॉज हाफ सीरियस. सो व्हाट काइंड ऑफ सीरियस शी वॉज? दैट इज हाफ. द चिल्ड्रन वॉज वीपिंग वेरी बिटरली. सी हेयर, बिटरली इज एडवर्ब इटसेल्फ. द चाइल्ड वॉज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, लेकिन बिटरली तो वेरी बिटरली. वी कैन नॉट राइट बिटरली वेरी, इट शुड बी वेरी बिटरली. तो वेरी जो है वो एडवर्ब के तुरंत पहले लगा है. ही वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड मी. सी, बिहाइंड मी इज फ्रेज. ओके, ये फ्रेज क्यों है? सी हेयर, दीज आर 2 वर्ड्स, जस्ट बिहाइंड मी. नाउ बिहाइंड अलोन इज preposition. इट शोज पोजिशन ऑफ हिम वेयर ही वॉज सिटिंग. ओके, and me is, we can tell, object of the sentence. Right? So just is used before these 2 words, so just is adverb here. I will help you only if you work hard. If you work hard is clause. This is groups of word make clause. लेकिन इससे पहले only लगा है. only will show कि मैं आपकी हेल्प तभी करूँगा, मैं आपकी हेल्प तभी करूँगा अगर आप वर्क हार्ड करोगे. ओके, देन whenever enough is used as an adverb, it is placed after the word that it qualifies. Once again we will read. जब भी enough यूज़ करते हैं adverb की तरह, तो वो हमेशा जिस वर्ड को क्वालिफाई करना होता है उसके बाद में यूज़ होता है. ओके, for example, he is rich enough to buy a car. Here rich is verb. Okay, he is rich enough. Rich is verb. We can tell rich is the word which this person has to enough has to qualify. Okay, rich एक वो word है जिसको enough qualify करेगा. दिस इज़ एडवर्ब, और फिर इनफ एडवर्ब की तरह काम करेगा. ओके, ही एक्टेड वाइजली इनफ टू विन प्रेज. ओके, तारीफ पाने के लिए, दैट इज़
उसने तारीफ़ पाने के लिए बहुत ही अच्छे से काम किया और काफ़ी अच्छे से, इनफ मतलब काफ़ी, ओके, काफ़ी अच्छे से काम किया. सो हेयर इनफ इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स विच दे हैव टू क्वालिफाई. But when enough is used as an adjective, it can be placed before or after the noun it qualifies. सी मैंने बोला ना, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है. तो इनफ एक ऐसी एग्जाम्पल है जो एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो सकता है. सो हेयर इफ़ आई टॉक अबाउट इनफ, तो इनफ फूड फॉर एवरी डे. हेयर फूड इज़ नाउन, राइट. तो इनफ जो है एडजेक्टिव के तौर पर अगर यूज़ होगा तो वो नाउन के आगे भी यूज़ हो सकता है और वो नाउन के पीछे भी यूज़ हो सकता है. अंडरस्टूड. देन इफ़ द वर्ब टू बी क्वालिफाइड द इंट्रांसिटिव, द क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट. यहाँ पर इट इज़ वर्ब. अगर जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके साथ तुरंत उसके बाद एडवर्ब लगेगा. अब अगर इंट्रांसिटिव की बात करें तो कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो 2 वर्ड्स में भी कंप्लीट हो जाते हैं. इफ़ यू रीड वी लीव्ड, ओके, हम रहते थे, और शी डांस्ड, वो नाचती थी, राइट. ओके, तो उसने मतलब सी वी लीव्ड, हेयर लीव्ड इज़ वर्ब बट वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस सेंटेंस. हमारे पास ये वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है. तो इंट्रांसिटिव वर्ब वी कैन कंक्लूड दोज वर्ब्स विच डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम इन द सेंटेंस एंड दैट दे हैव, सी, हैप्पीली, ब्यूटीफुली. वी लीव्ड हैप्पीली, she danced beautifully. Now in this we don't have objective के where we were living और where she danced beautifully. It is simply कि हम खुशी से रहते थे और वो बहुत beautifully डांस करती थी. Okay? Then adverb of time are placed before the verb qualified by them. See, जब हमें टाइम के बारे में बताना होता है तब हम एडवर्ब को हमेशा वर्ब से पहले रखते हैं. वंस अगेन, whenever we have to show time in the sentence, at that time we use words, examples which are given in adverb of time, and adverb of time is always written before main verb. Okay, like for example, he always spoke the truth. So spoke is verb here and always is adverb which is qualifying spoke. Next, he never told a lie. Told is verb here and never is adverb which is qualifying told. Okay? Then further, if the verb is qualified, the is transitive, the qualified adverb must not be placed between the verb and its object. अगर मैं transitive की बात करूँ, if I talk about transitive verb, मतलब those verbs which are those sentences which are having verb और verb के बाद में object, right? वो sentences जिसके बाद में जिनमें वर्ब्स यूज़ हुए हैं और वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट्स. लेकिन जब ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होते हैं वी हैव टू टेक केयर, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आएगा. एडवर्ब उसके बीच में कभी नहीं आएगा. ओके, एडवर्ब कैन कम फर्स्ट बिफोर देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज़ करेक्ट, और इट कैन कम आफ्टर ऑब्जेक्ट, that is correct. Understood? That is correct. Okay? So once again, transitive verb जो होते हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम एडवर्ब नहीं पुट कर सकते. That is also the rule. Now let us read some example.
He served his master sincerely. Served is verb, his master is object, and sincerely is adverb जो object के बाद में लगा. We cannot speak he served sincerely his master. हम बीच में sincerely नहीं रख सकते. Okay? Then further, we did our work patiently. हमने अपना काम पेशेंटली किया. डिड इज वर्ब, आवर वर्क इज ऑब्जेक्ट, और पेशेंटली इज एडवर्ब विच इज़ यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट. थर्ड सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले ही यूज़ किया गया है. आई हरीडली रोट माई आंसर्स. वी कैन इवन राइट आई रोट माई आंसर्स हरीडली. ओके, तो इन शॉर्ट ट्रांजिटिव वर्ब जब होते हैं उनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एडवर्ब है वो पुट नहीं होगा. ओके, सी व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस टॉपिक प्लेसिंग एन एडवर्ब, बिकॉज आफ्टर वी फिनिश आवर एक्सप्लेनेशन वी हैव वन एक्सरसाइज. नो डाउट वी विल बी हैविंग ऑप्शंस ऑल्सो फॉर ऑल दिस एक्सरसाइज, बट ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी होगी जो वो रूल्स जाने बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. बिकॉज एडवर्ब को पुट करने के लिए जो रूल है दैट वी हैव टू फॉलो टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेल and each and every rule well, so that you can able to fill all blanks of exercise correctly. Now, but if the object consists of so many good of a good many words, the adverb may come in between the verb and its object. See, अब verb और object के बीच में एडवर्ब नहीं आएगा. दिस इज़ व्हाट वी रेड इन 17th पॉइंट. बट 18th पॉइंट टेल्स अस कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसमें काफ़ी सारे अच्छे वर्ड्स हैं तो उस वक्त एडवर्ब जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ सकता है. अंडरस्टूड? नाउ इफ़ आई रीड दिस सेंटेंस, सी ये सेंटेंस का मीनिंग अगर हम बीच में वो एडवर्ब नहीं रखेंगे, इफ़ वी विल कीप एडवर्ब समवेयर एल्स, लेट अस रीड द सेंटेंस. आई थैंक होल हार्टेडली ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड मी. ओके, नाउ इफ आई गो विद दिस वन सेंटेंस, व्हाट इट इज़ रिटन, आई थैंक्ड whole heartedly all those who have helped me. Right, this is one sentence. अब अगर इसके सामने मैं एक और सेंटेंस लिखूं, I thanked all those who have helped me wholeheartedly. ओके, नाउ सी, अब आप ये दोनों सेंटेंसेस को अगर रीड करो, इफ़ यू रीड दिस बोथ द सेंटेंसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इट. ओके, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस व्हाट इट शोज अस कि मैंने पूरे दिल से शुक्रिया अदा किया उन सब का जिन्होंने मेरी हेल्प की थी. और दूसरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन बन रही है कि मैंने उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेरी हेल्प की थी पूरे दिल से. आई रिपीट द ट्रांसलेशन अगेन. मैं पूरे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की थी. तो यहाँ पर पूरे दिल से जो है वो मेरे रिलेटेड है, जबकि यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की थी
होल हार्टेडली, पूरी तरह से। और यहाँ पे जो होल हार्टेड है वो हु एंड दोज, वो ये दो वर्ड्स के रिलेटेड है। उन लोगों के रिलेटेड होल हार्टेडली लिखा है जिन्होंने मेरी हेल्प की। ये सेंटेंस का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो रहा है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी पूरे दिल से हेल्प की। मतलब ये जो पूरे दिल से हेल्प की है, मैंने पूरे दिल से शुक्रिया अदा नहीं किया, ओके। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं शुक्रिया अदा पूरे दिल से करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो ये जो पूरे दिल से है वो मेरा है, दैट इज़ मैं पूरे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अंडरस्टूड? सो आई एम डूइंग थैंक्ड होल हार्टेडली। सो व्हाट आई मीन टू से इज़, here it is written this only कि when object comes with so many words, at that time we have to put adverb in between of a verb and object. Understood everyone? Hope you people are understanding this. Okay? Okay? So this is what a verb और object के बीच में adverb को लगाया जाएगा। Let us see the second sentence as well. Second sentence में क्या है? The teacher corrected today all the exercises we had written. See, understand the translation. The teacher corrected today. Teacher ने आज correct किया all exercises we had written. सभी exercises जो हमने लिखी थी। ओके, मतलब हमने आज, कल, परसों, टुडे, yesterday, day before yesterday, whichever exercises we had written, teacher checked today. This is what this sentence means. But if I write this today at the end, तो sentence का complete meaning change हो जाएगा। Sentence will get changed completely. That is, the teacher corrected all the exercises we had written today. ओके, तो वो अगर मैंने यहाँ पर टुडे लिखा तो वो टुडे सिर्फ वी हैड रिटन टुडे में आ जाएगा कि टीचर ने करेक्शन किया सभी एक्सरसाइजेस का जो हमने आज लिखी थी। अंडरस्टूड? सो मीनिंग इज चेंजिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस, राइट? सो बी केयरफुल इन दैट केस. So understand this 18th point very well. Whenever object of the sentence is with so many words, at that time adverb will come in between the verb and object. Okay? Then if the tense of the verb is formed by an auxiliary verbs, the adverb is generally placed between the principal verb and its auxiliary. See, we had already discussed about verbs. हमने verbs discuss किए हैं। एक होते हैं main verb और एक होते हैं auxiliaries verb. We can tell is, am, are, was, were, etc. etc. right? और दूसरे होते हैं main verbs. right? main verbs कौन से होंगे? That is, main verbs will include walk or dance or talking, right? Okay, etc. Because action words जो होंगे वो main verbs होंगे। तो कई बार जब sentences में auxiliary verb यूज़ किया जाता है तब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब लगेगा। अंडरस्टूड? वर्ब दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, बिटवीन बोथ एडवर्ब विल बी यूज्ड। ओके, नाउ इफ आई रीड वन एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन इट। सी, हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब, फॉरगॉटन इज मेन वर्ब, and completely adverb is placed between auxiliary and principal verb. Understood? Main verb can be called as principal verb also. Understood everyone? Let us read once more. He has suddenly made huge profit. Has auxiliary verb है, made
प्रिंसिपल वर्ब है, सडनली इज एडवर्ब। अंडरस्टूड? इट विल बी रॉन्ग इफ वी से ही हैज़ मेड प्रॉफिट सडनली, ही हैज़ मेड ह्यूज प्रॉफिट सडनली। ओके, नो, ही हैज़ मेड, ये रूल है। सी, आप बोलोगे वो भी तो सेंटेंस करेक्ट था, बट यू नो कई फॉर्मूलाज हमें मैथ्स में यूज़ करने पड़ते हैं, और अगर हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप इन साइंस एक्टिविटीज़ ऑल्सो। सो ग्रामर इज़ ऑल्सो सच टॉपिक कि वी शुड गो सिस्टमेटिकली, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेथड के ऑक्सिलरी वर्ब जब भी सेंटेंस में मिलता है उस वक्त इफ़ वी आर यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब शुड कम बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, सी, ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, I will not forgive you. Understood? Okay? Now, you know कुछ ऐसे verbs हैं जो सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, तो वो verbs हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही लगाए जाते हैं। Let us read 20th point. If an adverb qualifies the entire sentence, it should be placed in the beginning of sentence. ओके, अगर कोई वर्ब जो है, अगर कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है तो वो हमेशा बिगिनिंग में ही लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सी, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। अंडरस्टूड? सो दिस इज वॉट एडवर्ब विच completely points the whole sentence. Never tell a lie. See, अगर हम never हटा दें तो it will be tell a lie, झूठ बोलो, लेकिन never जो है वो पूरे sentence को change कर देता है, never tell a lie. Understood? Unfortunately the thief was not caught. Okay, unfortunately the thief was, see, अगर मैं बोलूँ the thief was not caught, डन, ओके है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अनलकीली थीफ नहीं पकड़ा गया। ओके, लकीली नो वन वॉज इनसाइड व्हेन द रूफ फेल। किस्मत अच्छी थी कि कोई भी अंदर नहीं था जब रूफ गिरा। ओके, जब छत गिरी तब कोई भी अंदर नहीं था। इसके बिना भी सेंटेंस पढ़ सकते हैं, नो वन वॉज इनसाइड व्हेन द रूफ फेल। ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है कि कोई भी अंदर नहीं था जब छत गिरी। जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड विद माई प्रोनाउंसिएशन, सी, लकीली नो वन वॉज इनसाइड व्हेन द रूफ फेल। ओके, तो ये सेंटेंस की जो बोलने का सिस्टम है, बोलने का वे है, वही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। दैट इज़ लकीली नो वन वॉज इनसाइड व्हेन द रूफ फेल। अंडरस्टूड? Now the 21st point, that is the last point for this topic. After that there are some another principles and another rules. Now the adverb only should be placed before the word which it qualifies. Each of the following sentence gives the different meaning according to this position of only in it. Now this is again very important. ओनली हमेशा उसी वर्ड के आगे लगाया जाएगा जिसको वो क्वालिफाई करना है। ओके, नाउ यहाँ पर जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ऑल दीज 5 सेंटेंसेस आर हैविंग सेम वर्डिंग्स, बट व्हाट इज चेंज्ड, दे हैव ओनली चेंज्ड ओनली पोजीशन इन ऑल दीज 5 सेंटेंसेस। सी, ओनली ही प्रॉमिस्ड टू टीच मी, अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ तो सिर्फ उसी ने मुझसे वादा किया टीच करने का। ओके, सिर्फ उसी ने वादा किया मुझे टीच करने का। दिस विल बी फर्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेशन। सेकेंड वन, ही ओनली प्रॉमिस्ड टू टीच मी, उसने सिर्फ वादा किया मुझे टीच करने का। अब उसने प्रॉमिस निभाया नहीं निभाया वो डिफरेंट थिंग है। ओके, तो ये सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक्सप्रेशन है कि सिर्फ उसी ने, मतलब कितने लोगों से उम्मीद होगी और सिर्फ उसी ने मुझे टीच करने का प्रॉमिस किया, और यहाँ पर है कि उसने तो सिर्फ मुझे टीच करने का प्रॉमिस ही किया।
अंडरस्टूड, दैट इज सिर्फ प्रॉमिस ही किया. ओके, थर्ड वन, ही प्रॉमिस्ड ओनली टू टीच मी. उसने वादा किया मुझसे सिर्फ मुझे पढ़ाने का, कुछ और नहीं. देन ही प्रॉमिस्ड टू टीच मी ओनली. उसने प्रॉमिस किया पढ़ाने का सिर्फ मुझे और किसी को नहीं. ओके, ही प्रॉमिस्ड टू टीच ओनली मी. नाउ दिस फिफ्थ सेंटेंस इज इनकरेक्ट सेंटेंस as adverb can't be placed between transitive verb and object. सी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट में ज़्यादा वर्ड्स होते तो ओनली बीच में यूज़ हो सकता था, एज वी रेड इन 18th and 17th पॉइंट. यस, बट यहाँ पे तो यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में है, सो वी कैन नॉट पुट एडवर्ब इन बिटवीन. अंडरस्टूड? ओके, so see that, please go through this explanation of rules for adverbs. It will be really very helpful for making adverb clause. See, if you people think, especially students of 9th and 10th standard, if you people think these adverbs and all, what to do about and all, see, if you talk about adverb clause, you talk about clauses. अगर clauses नहीं, you talk about comparative sentence, compound sentence, then so many other sentences. तो हर एक सेंटेंस में आपको clauses आएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. तो अगर आप एडवर्ब क्लॉज टॉपिक समझने जाओगे, लेकिन अगर आपने एडवर्ब का ही सिस्टम नहीं समझोगे तो एडवर्ब क्लॉजेस कैसे समझ पाओगे? अंडरस्टूड? सो that is what right now we are working with basic only, so understand each topics well for grammar. Okay, we will continue our next topics from 22nd point onwards in my next video, and we will finish it in my next video, and I will be giving you exercise of this lesson also to do it in notebook. Okay, so take care everyone, and start understanding grammar from beginning, please. Take care everyone, and bye bye.